गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पहले वीडियो में आपको बताया वर्गीकरण के बारे में, वर्गीकरण के में कौन कौन से संघ होते हैं उसके बारे में। अब आपका जो लेसन 5 है उसका नाम है संघ प्रोटोजोआ, और इस संघ में आने वाला जो है जंतु है वो है अमीबा। हमने आपको पिछले वीडियो में भी डायग्राम में बताया था आपको कि इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। अमीबा का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। अब आपको अमीबा के बारे में विस्तृत रूप से इसमें क्या क्या होती हैं, क्या घटनाएं, इसका केंद्रक कैसे कार्य करता है, किस तरह से इसकी आकृति होती है और ये कहाँ पाया जाता है, तो हम एक एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। तो ये आपका ये लेसन 5 जो है वो किस पे आधारित लेसन है? अमीबा पे आधारित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण के बारे में कि अमीबा का जो है वो वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो सबसे पहला जो है अमीबा का जो जगत है वो है प्रोटिस्टा। हमने आपको बताया भी था कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जिसमें कि ऐसे जंतु जो सबसे पहले पृथ्वी पे आए। तो इस संघ में आपको संघ कौन सा है? ये प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है संघ है और प्रोटिस्टा क्या है? इसका जगत है। तो वर्गीकरण में सबसे पहला जो होता है जिसमें हम रखते हैं, तो सबसे पहला जो है क्या है? जगत है। जगत इसका क्या है? प्रोटिस्टा है। इसी तरह से संघ क्या आता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब होता है कि प्रोटो का मतलब होता है प्रथम, जोआ का मतलब जंतु। प्रोटोजोआ ऐसे जंतु जो पृथ्वी पे प्रथम पहली बार आए उनको हम क्या किस संघ में रखते हैं? प्रोटोजोआ में रखते हैं, जैसे अमीबा। इसके बारे में प्रोटोजोआ के बारे में सबसे पहले नाम जो है वो गोल्फस नाम के वैज्ञानिक ने दिया। गोल्फस लिखा भी गया है। 1817 में गोल्फस ने इसके बारे में पता लगाया। किसके बारे में? प्रोटोजोआ के बारे में। और इसका नाम भी किसने दिया? गोल्फस ने दिया। तो गोल्फस को क्या कहा जाता है? प्रोटोजोआ का नाम देने वाले वैज्ञानिक के नाम से हम जानते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसका हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट का मतलब होता है आवास, कि ये अमीबा जो है वो रहता कहाँ है, आवास इसका कैसा है। तो ये सामान्य तौर पे इसकी जो जातियां हैं वो कहाँ रहती हैं? तालाब में रहती हैं, पोखरों में पोखर तालाब हैं, और नदियां हैं, नदी में भी पाया जाता है, झीलों में भी पाया जाता है, अलवड़ीय जल में भी पाया जाता है। तो ये हैं अमीबा की कई जो जातियां जो हैं इन सब में पाई जाती हैं। और अमीबा जो है इस अमीबा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिवर्तन की देवी। ये एक ग्रीक वर्ड लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है परिवर्तन की देवी। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, समय समय पे ये अपनी आकृति जो है वो बदलता रहता है, इसलिए इसका नाम जो है वो परिवर्तन की देवी रखा गया है। तो ये आपका जो है ये आवास हो गया किसका? अमीबा का। तो ये यहाँ पे हमने बात की थी जगत की, संघ की। अब आता है वर्ग, सार्कोडिना। सार्कोडिना का मतलब क्या होता है? इनके जो चलने में ये क्या करते हैं? अपने पैरों का उपयोग करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पादाब कहते हैं। इनको हम इंग्लिश में स्यूडोपोडिया भी कहते हैं, स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। कूटपाद। अब ये कूटपाद क्यों रखा गया है? क्योंकि ये हमेशा जो है वो एक तरह के नहीं रहते हैं और ये हमेशा बनते बिगड़ते रहते हैं, इसलिए इनका नाम जो है वो कूटपाद मतलब झूठे पैर रखा गया है। अब वर्ग जो है इनका क्या है? सार्कोडिना है, क्योंकि इनके जो पैर जो है निश्चित नहीं होते हैं। अगला है गण। इनको हम ऑर्डर भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या है? ये ऑर्डर है। वर्ग क्लास, संघ फाइलम, किंगडम। जगत क्या है? किंगडम। किंगडम है प्रोटिस्टा, फाइलम है प्रोटोजोआ, क्लास है सार्कोडिना, ऑर्डर है लोबोसिया, वंश है अमीबा और जाति क्या है? प्रोटियस। वंश जो है ये अमीबा है और जाति क्या है? प्रोटियस है। जाति का मतलब ये है कि अमीबा की जो है कई जातियां भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में, आवास के बारे में बताया कि ये तालाबों में, झीलों में, पोखरों में इत्यादि में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। क्या है सेकंड नंबर पे? इसकी संरचना के बारे में, कि ये किस तरह की इसकी आकृति होती। पहली चीज़ हमने आपको बताई कि इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, इसलिए इसको परिवर्तन की देवी भी कहा जाता है। अब संरचना में हमें जैसे दिखाई दे रहा है कि ये जो आपके ये संरचना है,
इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका कला कहते हैं। किसी भी जीव को जो कि उसका कोशिका होती है, तो ये बाहर की जो लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका कला। अब यहाँ पे इसके अंदर कोई द्रव भरा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। तो ये दो तरह का जीव द्रव्य होता है। जो कि केंद्रक की तरफ जीव द्रव्य होता है उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म, यहाँ पे लिखा भी गया है एंडोप्लाज्म। और जो बाहर की तरफ होता है, कोशिका कला की तरफ द्रव होता है, इसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। एंडो का मतलब केंद्रक के अंदर की तरफ, एक्टो का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो ये आपने देखा कि जो केंद्रक होता है, यहाँ पे ये दिखाया गया क्या है, ये केंद्रक है और केंद्रक के तुरंत बाहर जो द्रव बह रहा है तो ये है एंडोप्लाज्म। और ये क्या है, जो कोशिका कला की तरफ है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म। अब यहाँ से जो है ये आपको दिखाई गई है दूसरी संरचना, इसको हम क्या कहते हैं, संकुचनशील रिक्तिका कहते हैं। इस तरह आप हेडिंग डाल करके भी लिख सकते हैं कि कोशिका कला के बारे में। अब आकार की बात करते हैं हम। पहले तो हम क्या करते हैं, आकार की बात, कि इसका आकार किस तरह का होता है। तो ये परिमाप में जो है ये 250 से 600 माइक्रोन तक इसका आकार होता है। तो ये आकार में जो है अनियमित होता है, निश्चित आकार नहीं होता है, इसलिए इसको अनियमित जंतुक भी कहते हैं। अनेक तरह की इसकी आकृति होती है। तो जो अमीबा होता है, अमीबा के जो आगे के हैं ये पादाब हैं, पीछे के जो साइड के होते हैं इनको हम कहते हैं यूरॉइड। यूरॉइड इसलिए होता है क्योंकि जब अमीबा आगे की तरफ बढ़ता है तो ये पीछे के जो सेप को ये अपने छोड़ता जाता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूरॉइड कहते हैं। तो पहले आपने जाना कोशिका कला के बारे में, फिर आपने देखा कि ये इसके अंदर जो द्रव भरा होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म। केंद्रक की तरफ जो लगा हुआ द्रव होता है उसको हम एंडोप्लाज्म, और बाहर की तरफ जो कोशिका कला की तरफ होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म कहते हैं। अब पहली चीज़ क्या है, किसी भी कोशिका का जो मेन भाग होता है वो होता है केंद्रक। तो केंद्रक इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, और केंद्रक जो है वो डिवीज़न का काम करता है, कोशिका के विभाजन का कार्य करता है, इसलिए केंद्रक भी इम्पॉर्टेंट है। अब केंद्रक के बाद जो है ये आपको दिखाई दे रही खाली संरचना, ये क्या होती है, संकुचनशील रिक्तिका होती है। अब अमीबा में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि इसका कार्य होता है परासरण नियंत्रण का। ये क्या होता है, परासरण नियंत्रण को हम इसको इंग्लिश में ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। तो ये क्या है, अमीबा में जो है जितना भी ये कार्य करता है कि जल को नियंत्रित करने का, कि कितना भी जल जो है वो अमीबा के अंदर आएगा, कितना वो बाहर जाएगा। तो ये जल को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, संकुचनशील धानी। और परासरण नियंत्रण भी इस प्रोसेस को, क्रिया को बोलते हैं परासरण नियंत्रण, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये इसका कार्य क्या होता है, जल की मात्रा को नियंत्रित करना या उसको सही ढंग से कार्य करना, तो ये काम इसका होता है। इसकी तरफ जो है ऊपर की तरफ जो लगी हुई होती हैं ये बटन जैसी संरचना, इनको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे आपने पिछले वीडियो में सेल वाले में देखा, हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का, इसको पावर हाउस कहते हैं, कि पूरी कोशिका जो है किस तरह से कार्य कर रही है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, ये किसका कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। अगला है, ये आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं कोशिकाएं, इनको कहते हैं, ये और ये आपको खाद्य रिक्तिका। कोशिका को भोजन की भी आवश्यकता होती है, जिस तरह से यहाँ पे आपने देखा कि जल की नियंत्रण की आवश्यकता, जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से यहाँ पे भोजन को ये कैसे अपने अंदर ग्रहण करता है। ये क्या करता है, मान लेते हैं ये पूरे अमीबा है और अमीबा का भोजन जो है यहाँ से लग गया, किससे, कोशिका कला से। तो ये क्या करता है, यहीं से अपनी कोशिका कला को अंदर की तरफ क्या है वो, ये आपका स्यूडोपोडिया जो है, कूटपाद जो है ये हट जाता है और ये अपने भोजन को अंदर की तरफ समेट लेता है, और ये भोजन को अंदर कोशिका में अपना एक आवरण बना लेता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, खाद्य रिक्तिका कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपने देखा कि अमीबा प्रोटियस के कौन कौन से भाग होते हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, इसको भी इसमें और अच्छी तरीके से, ये तो आपके भाग हो गए कि आप हेडिंग डाल के इसमें लिख भी सकते हैं कि आपका कोशिका कला हो गया, एक्टोप्लाज्म हो गया, एंडोप्लाज्म हो गया, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, संकुचनशील धानी है,
पादाब है, यूरॉइड होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या कार्य हैं, ये हमने आपको बताया। इसका परिमाप आकार कितना होता है, ये हमने आपको बताया 250 से 600 माइक्रोन तक इसका आकार होता है, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। तो ये जो अमीबा आपका लेसन है, सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशन से कि इसमें कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, वंश है। वंश को हम क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं, इसको स्पीसीज बोलते हैं। तो ये आपके क्या है, क्योंकि अमीबा की जो है कई सारी स्पीसीज होती हैं, तो ये आपका है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्लासिफिकेशन है। किसी भी अमीबा का या किसी भी जंतु का क्लासिफिकेशन जो है हम इसी आधार पे करते हैं। तो ये आपका क्या है, जगत, संघ, वर्ग, गण और वर्ग, जाति। तो ये आपका है, ये हैं अमीबा के क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके बाद आपने देखा कि इसका आकार कैसा होता है या इसका आवास कहाँ पे है, ये रहता कहाँ पे है, तालाबों में रहता है, पोखरों में रहता है। तो ये आपने यहाँ तक देखा कि इनके कौन कौन से अंग होते हैं, कोशिकी, यूरॉइड है, कोशिका कला है, एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है, खाद्य रिक्तिका किस तरह से अपना कार्य करती है। तो ये एक जो है ये आपके कौन से अमीबा के कोशिकांग हो गए, कोशिकांग में कौन कौन से इसके कार्य होते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा संकुचनशील धानी के बारे में। अब इसके आगे आपको ये देखना है कि किस तरह से अमीबा जो है वो गमन कैसे करता है, इसमें कौन कौन से सिद्धांत लागू होते हैं। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से अमीबा कार्य करता है, इसमें रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ तक के लिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू क्लास।